Good morning everyone. Welcome to the channel. And today we are going to start with C language. C language एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि यूज़ की जाती है कोडिंग के लिए. कोई भी हमने प्रोग्राम बनाना है, कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, उसकी बेसिक कोडिंग C लैंग्वेज से ही है. अगर ये हम लोग कह सकते हैं कि C लैंग्वेज एक तरह का बेस है C++ और जावा के लिए. अगर ये नहीं है कि हमें C नहीं आती तो हम C++ और जावा नहीं सीख सकते, लेकिन अगर हमें C लैंग्वेज आती होगी तो हमारे लिए C++ और जावा लैंग्वेज सीखना इजी हो जाएगा. ठीक है, तो ये हम लोग कह सकते हैं एक तरह से एक बेस लैंग्वेज है. बेस है बिल्कुल बाकी दो लैंग्वेजेस का. तो जो C लैंग्वेज है वो क्या है, एक तरह से मतलब इसके पहले कुछ भी लैंग्वेजेस भी थी और इसके बाद भी लैंग्वेजेस हैं. तो इसके पहले लैंग्वेजेस थी जैसे B लैंग्वेज थी, BCPL लैंग्वेज थी, C आ गई, फिर C के बाद C++, उसके बाद आगे फर्दर सो ऑन चलता था. तो हम लोग कह सकते हैं कि पहले भी तो लैंग्वेजेस थी, दूसरी लैंग्वेज बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी, C लैंग्वेज क्यों बनाई, इसका नाम C ही क्यों रखा, किसने बनाई, कहाँ बनाई. तो C लैंग्वेज बनाई थी डेनिस रिची ने. डेनिस रिची ने बनाई थी एट एंड टी बेल लेबोरेटरीज में बनाई थी उसने. 1972 में जो ये लैंग्वेज थी वो डेवलप हो गई थी और ये एट एंड टी बेल लेबोरेटरीज है यूएसए में. ठीक है जी, तो ये वहाँ पे बनी थी. अब हम आगे इसका डिस्कस करते हैं कि सी लैंग्वेज की इसका नाम जो है वो सी लैंग्वेज ही डेनिस रिची ने क्यों रखा. तो इसका नाम उसने सी इसलिए रखा क्योंकि इससे पहले जो ये हम कह सकते हैं जो सी लैंग्वेज है वो बी लैंग्वेज की एक्सटेंशन है. हमारे इसमें होते हैं दो चीज़ें होती हैं इस लैंग्वेजेस में. एक होता है इंटरप्रेटर, एक होता है कंपाइलर. अब इसमें क्या है, जो इंटरप्रेटर है वो हमारे प्रोग्राम की जो कोडिंग होती है लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता है. पहले वो एक लाइन इंटरप्रेट करेगा, दूसरी लाइन करेगा, तीसरी करेगा, लास्ट फोर्थ करेगा, एक एक करके चेक करके आउटपुट देगा. तो इसमें जो है वो टाइम बहुत कंज्यूम होता है. और जो कंपाइलर है वो पूरा का पूरा प्रोग्राम एक ही बार में कंपाइल करके हमें आउटपुट दे देगा. तो जो बी लैंग्वेज वो थी इंटरप्रेटर बेस्ड और जो सी लैंग्वेज थी वो थी कंपाइलर बेस्ड. पहला डिफरेंस ये हो गया बी और सी लैंग्वेज के बीच में. दूसरा ये है कि इसका नाम सी इसलिए रखा क्योंकि डेनिस रिची ने एज अ सीक्वेंस में इसका नाम रख दिया. जैसे ए बी के बाद आता है सी, तो उसने अगली लैंग्वेज का नाम रख दिया सी लैंग्वेज. तो कोई मेन रीजन नहीं है, सिर्फ इतना सा रीजन है कि उसने सीक्वेंस में नाम रख दिया सी लैंग्वेज. तो जो सी लैंग्वेज है ये मतलब सारी उसके बी के बाद आती है, BCPL है, उसके सी जो C++ है वो सी की एक्सटेंशन है. तो ये सारा है. ठीक है, मल्टीपर्पज लैंग्वेज है. ये जनरली क्यों बनाई गई थी, ये इसलिए बनाई गई थी ताकि जो आजकल के हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, कंप्यूटर के जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं यूनिक्स के बेस्ड पे मतलब चलते हैं. तो सी लैंग्वेज बेसिकली इसलिए बनाई गई थी ताकि हम यूनिक्स जो सिस्टम है वो डिज़ाइन कर सकें. जैसे कि आजकल जो हमारे कंप्यूटर्स हैं उनका ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स बेस्ड है, ताकि इसलिए इसकी सी लैंग्वेज की इन्वेंशन हुई थी, डेवलप हुई थी ये लैंग्वेज, ताकि हम लोग यूनिक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डेवलप कर सकें. उसके बाद इसके आगे फीचर्स भी बहुत है कि क्यों इतनी है, कैसे है. अब जो सी लैंग्वेज है वो हम लोग कह सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. इसका एक स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर है जो हमें जैसा दिया है हमें उसके अकॉर्डिंग उसमें काम करना है. इसका पहले क्या चीज़ आनी है, सेकेंडली क्या चीज़ आनी है, थर्ड क्या आनी है. अब मेनली इतना समझ के चलिए कि इसका पहली चीज़ क्या है कि इसकी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग. इसमें कोई ये नहीं कि आप जैसे मर्जी काम कर दीजिए. अगर आपने स्ट्रक्चर के अगेंस्ट काम किया तो आपका जो प्रोग्राम है वो चलेगा नहीं, आपकी जो कंपाइलर है वो आपको एरर दे देगा, आपकी आउटपुट नहीं आएगी. तो इसका स्ट्रक्चर है क्या वो हम चैप्टर में लेटर डिस्कस करेंगे. फिलहाल आप यही देखिए स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है. सेकेंडली क्या कहता है कि मतलब ये एक प्रोसीजरल है कि हर एक मतलब कोई प्रोसीजर फॉलो करता है हर काम का. अगर हम कोई वैसे भी काम करने जाएं, कोई कोड का काम हो, तो कोड का काम करने के लिए भी हमें क्या होता है, पहले उसके पास जाओ, लॉयर के पास जाओ, फिर उसको वहाँ पे जाओ, सारे तहसीलदार वगैरह के पास प्रॉपर प्रोसीजर से काम
हाई कोर्ट ऐसे करके। वैसे ही हमारी जो सी लैंग्वेज है वो भी प्रॉपर प्रोसीजर से चलती है, प्रॉपर प्रोसीजर है। थर्ड क्या है जी, ये जो लैंग्वेज है ना वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर आपके मान लीजिए कोई आपका आपने है उसमें कोई कीवर्ड है जो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, तो अगर आप उसको कैपिटल से स्टार्ट कर देंगे तो ये आपको एरर दे देगा। अगर इसमें हम लोग कह सकते हैं कि इस लैंग्वेज में इन जनरल इंग्लिश जो हमारा कैपिटल ए है और स्मॉल ए है, इन दोनों के मतलब सेम है, लेकिन हमारी सी लैंग्वेज में कैपिटल ए ये अपर केस लेटर है, इसका मीनिंग डिफरेंट है, और जो ये स्मॉल ए है लोअर केस लेटर है, इसका मीनिंग डिफरेंट है। नेक्स्ट आती है हमारी केस सेंसिटिव होगी, प्रोसीजरल होगी, और ये क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज को कंबाइन कॉम्बिनेशन है उसका। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, जो मशीन ह्यूमन को अंडरस्टैंडेबल हो लैंग्वेज ह्यूमंस को, वो होती है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। और लो लैंग्वेज होती है जो मशीन लेवल लैंग्वेज होती है, जो ह्यूमंस की समझ में नहीं आती। जैसे कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो कंप्यूटर है हमारा वो किस पे काम करता है, बाइनरी पे। कंप्यूटर को सिर्फ दो चीजें समझ आती हैं, या 0 या 1। उसको इसके अलावा कुछ समझ नहीं आता, उसको सिर्फ इतना पता है 0 1। और हाई लेवल लैंग्वेज होगी जो ह्यूमंस को समझ आती है। अब ये जो सी लैंग्वेज है इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन कैसे हुआ, जो इसकी आप लोग इसके आगे कमांड्स पढ़ेंगे, इसके प्रोग्राम्स कीवर्ड्स वो सारे इंग्लिश लैंग्वेज में है, जिससे ह्यूमन इजीली इसको लिख सकता है, इसकी कोडिंग इजीली कर सकता है, जो कि आगे जाके मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफर कन्वर्ट हो जाती है, कंपाइलर या इंटरप्रेटर असेंबलर की वजह से कन्वर्ट होती है, जिससे वो समझता है, वापस से वो उसको ह्यूमन हाई लेवल में कन्वर्ट करता है, वो हमें समझ आ जाती है। तो ये हो गया हमारा ये, ठीक है। तो इसके मेनली ये किस बेस्ड पे है, कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है। तो कंपाइलर्स कौन कौन से आप यूज कर सकते हैं, टर्बो सी यूज कर सकते हैं, आप टर्बो सी यूज कर सकते हैं, बॉर्नलैंड यूज कर सकते हैं। ये जो सारे हैं हमारे कंपाइलर्स है सी लैंग्वेज के, ठीक है जी, इतना सब क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसकी मेन हिस्ट्री क्या है सी लैंग्वेज की। सी लैंग्वेज हमने पहले देख लिया कि डेनिस लिची ने बनाई थी 1972 में एट&टी बेल लैबोरेटरीज में। उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिजाइन की गई थी, डेवलप की गई थी। कौन सा स्पेसिफिक पर्पस था, वो वाला यूनिक्स वाला, जिसपे आज के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है वो काम करते हैं। दूसरा क्या है, हम लोग बी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। बी लैंग्वेज डेनिस रिची के ही सीनियर केन थॉमसन ने बनाई थी, और उससे जो कि बनाई गई थी 1969 में। सी कब बनी, 1972 में, और बी लैंग्वेज बनी थी 1969 में। बी लैंग्वेज से पहले थी बीसीपीएल मतलब बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये बनाई थी मार्टिन रिचर्ड ने, ठीक है। मार्टिन रिचर्ड ने ये लैंग्वेज बनाई थी। अब इससे पहले थी सीपीएल थी कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये इसी के ऊपर थी। पहले ही बताया जैसे कि आपको जो बी लैंग्वेज थी वो कौन सी थी, इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज थी, बहुत स्लो थी, बहुत टाइम लगता था उसको काम करने में। और जो सी लैंग्वेज थी जो डेनिस रिची ने बनाई थी वो क्या थी जी, कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज थी, जिसका नाम उसने सी रख दिया। 1980 के मिड तक आते आते ये क्या हो गया कि सी लैंग्वेज की जो पॉपुलैरिटी थी वो इतनी होगी कि उस टाइम पर जितनी भी कंपनीज की जितनी भी कोई भी कोडिंग वगैरह होती थी वो सारी सी लैंग्वेज के बेस पे होने लग गई। 1980 के मिड में आते आते कमर्शियल लैंग्वेज बन गई, बहुत सारे कमर्शियल जो थे काम होने लगे, कमर्शियल प्रोडक्ट्स, कमर्शियली सॉफ्टवेयर वगैरह वो सी लैंग्वेज में लिखे गए 1980 के मिड तक आते आते। पोर्टेबल लैंग्वेज की ये नहीं है कि मतलब पोर्टेबिलिटी का मतलब आप ये कह लीजिए कि अगर आपने अपने कॉलेज में अपने ऑफिस में बैठ के सी लैंग्वेज का कोई एक प्रोग्राम चलाया, ठीक है, किसी एक पीसी के ऊपर चलाया,
अब उनको वही सेम प्रोग्राम हम दूसरे पीसी में भी चला सकते थे, पोर्टेबिलिटी थी, एफिशिएंट थी, ठीक है। तो ये सारा था हमारा। अगर आपने एक जगह पे इसको किया है ना, डेवलप किया है, इसकी प्रोग्रामिंग की कोडिंग एक जगह पर की है, तो आप उसको दूसरी जगह पर भी चला सकते थे। ये नहीं था कि जहाँ पर चलाया बनाया वहीं पर चलेगी, बहुत इजीली दूसरी जगह पर भी ये लैंग्वेज की जौन सी ये हमारी चल जाती थी। नेक्स्ट हमारा आता है कि सी लैंग्वेज इतनी पॉपुलर हुई तो इसके फीचर्स भी तो कुछ होंगे जिसकी वजह से सी लैंग्वेज इतनी पॉपुलर होगी 1980 के बीच में, बल्कि 1972 में ये बनी और 1980 तक आते आते ही इतनी पॉपुलर होगी। तो इसके फीचर्स क्या है हम वो पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं एक बार। फीचर्स क्या कहते हैं, पहला फीचर यही आ जाता है कि ये पोर्टेबिलिटी है, कि अगर इसको हम एक प्लेटफॉर्म पे लिख रहे हैं तो वही दूसरे प्लेटफॉर्म पे हम इसको चला सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब इंडिपेंडेंट है, इसको ये नहीं है कि हमें ये प्लेटफॉर्म से इंडिपेंडेंट है, किसी भी तरह के प्लेटफॉर्म पे ये डिपेंडेंट नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है सिंप्लिसिटी। इसका एक स्ट्रक्चर्ड वे है कि पहले ये लिखना फिर ये लिखना फिर ये, तो स्ट्रक्चर्ड वे के कारण इसका प्रोग्राम का बहुत सिंपल है प्रोग्राम करना, इसको प्रोग्रामिंग करना। और इसमें जो हमारे लाइब्रेरी के फंक्शंस है, इनबिल्ट फंक्शंस है, थर्ड फीचर ये है कि इसमें इनबिल्ट फंक्शंस भी बहुत ज़्यादा है। आते हैं ना यूजर डिफाइंड फंक्शंस, लाइब्रेरी फंक्शंस, तो इसके लाइब्रेरी फंक्शंस भी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट आ जाती है एफिशिएंसी। इसकी हाईली एफिशिएंट है ये, लाइक कि असेंबली लैंग्वेज को देती है, बहुत एफिशिएंट है, हम इजीली इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फ्लेक्सिबल है, किसी भी तरह से आप इसको फ्लेक्सिबिलिटी इसमें काम कर सकते हैं, प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी है, आपको प्रोग्रामर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। हम आगे आगे उसकी जो पढ़ेंगे इसमें दो तरह के आते हैं, प्रिंटफ और स्कैनफ। स्कैनफ की वजह से जो फ्लेक्सिबल आते हैं, क्योंकि स्कैनफ से जो प्रोग्रामर है, जो यूजर यूज कर रहा है, वो भी इसमें इनपुट दे सकता है। प्रिंटफ से हमें आउटपुट मिलेगी, स्कैनफ से हम कीबोर्ड से खुद से इनपुट दे सकते हैं, जिससे कि ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है। और उसके बाद केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर आप इसमें अपर ए का मीनिंग डिफरेंट है, अपर केस वाले ए का, और लोअर केस वाले ए का मीनिंग डिफरेंट है। नेक्स्ट आ जाता है इजी डीबगिंग। इजी डीबगिंग का मतलब ये होगा कि अगर हमारे प्रोग्राम में कोई एरर है, तो जब हम प्रोग्राम कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने पे वो हमें लाइन नंबर भी बताता है कि इस लाइन में इस जगह पे आपकी प्रोग्राम में गलती है, आप उसको कर लो। तो इसकी वजह से जो हमारी जो एरर निकालना होता है वो हमारा इजी हो जाता है। हाई अवेलेबिलिटी, ये इजीली आपको कैसे भी करके आप इसको खुद से डाउनलोड कर लीजिए, किसी से डलवा लीजिए, आपको बहुत इजीली ये जो सॉफ्टवेयर है वो मिल जाता है। नेक्स्ट इसका आ जाता है करैक्टर सेट वगैरह, टोकन हो गए, सारे हम वो करेंगे। अब इसमें करैक्टर सेट क्या होगा, तो जौन से करैक्टर्स है लैंग्वेज सपोर्ट करती है। लैंग्वेज कौन से सपोर्ट करती है, अल्फाबेट्स को सपोर्ट करती है, नंबर्स को सपोर्ट करती है, ठीक है, और कुछ स्पेशल सिंबल्स हो जाते हैं उनको सपोर्ट करती है। इसके अलावा ये जो लैंग्वेज है ये किसी और करैक्टर को सपोर्ट नहीं करती। ये सारे क्या है, लैंग्वेज के करैक्टर्स हैं। अगर हमें अपने प्रोग्राम में अल्फाबेट्स में से कुछ यूज करना है तो हम उसके आगे %C जो कि करैक्टर का मॉडिफायर है हम वो लगाएंगे। तो ये सिर्फ इन 3 करैक्टर्स को जो ये लैंग्वेज है वो सपोर्ट करते हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं आता। स्पेशल सिंबल में क्या आ गया, एक्सक्लेमेटरी साइन, सिंबल, %, ये सारे जो है इसकी और भी हैं, कॉमा, सेमीकोलन, इक्वल्स टू, वो सारे जो है वो यूज कर लेते हैं। अब इस जैसे हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश पढ़ने पे हमारे पास ग्रामर होती है जिसमें हम आर्टिकल्स करते हैं, एडजेक्टिव्स करते हैं, सब करते हैं। वैसे ही सी लैंग्वेज की भी एक ग्रामर है जो कि हम क्या लेते हैं, ग्रामर कह लो या फिर सी लैंग्वेज की ग्रामर कह लो या फिर टोकन्स कह लो। तो इसके टोकन्स कौन से हैं वो हम आगे अगर देखें, सबसे पहले आता है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स के बाद आ जाते हैं आइडेंटिफायर, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स,
एक्सप्रेशंस। अभी कीवर्ड्स में कैसे क्या चीज है आगे, कीवर्ड में क्या आ जाएगा, इंट, कैर, ठीक है, इंट हो गया, कैर हो गया, फ्लोट हो गया, ये सारे क्या होंगे हमारे कीवर्ड्स हो गए। एक्सप्रेशन बाद में, कॉन्स्टेंट्स में क्या आ गए, जो चीज कांस्टेंट है, चाहे आपका प्रोग्राम रन भी हो गया, आपका कंपाइल हो गया, रन टाइम स्क्रीन आ गई तो भी वो चेंज नहीं होएगा, जैसे नंबर वगैरह हो गए, कुछ भी हो गया, तो ये सारे क्या आ जाते हैं, कॉन्स्टेंट्स। वेरिएबल्स कह लीजिए एक तरह से कोई कंटेनर है जिसमें हमने कांस्टेंट जो है वो स्टोर करने हैं, तो ये वेरिएबल किसी भी टाइम पे चेंज हो सकते हैं। ऑपरेटर्स आ गए मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, तो ये सारे सिंबल्स जो हैं वो हमारे आ जाते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा आइडेंटिफायर। हमने कोई वेरिएबल का नाम यूज किया एज, तो हमें ये पता हो कि एज जो हमने यूज कर रहे हैं वो किस तरह का हमारा जो है, किस तरह की टाइप है एज की, तो वो सारा हम लोग यूज करेंगे। तो इंट टाइप है एज की, कैरेक्टर टाइप है, फ्लोट टाइप है, वो यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एक्सप्रेशन। ऑपरेटर्स हमने लगाए, वेरिएबल्स लगाए, तो एक्सप्रेशंस कैसे आ गए, जैसे a प्लस बी इक्वल टू सी कर दिया, तो ये हमारा हो गया एक्सप्रेशन। इससे हमें पता होता है कि ये हमारी ग्रामर है सी लैंग्वेज की। नेक्स्ट इसकी आगे डिटेल्स वगैरह रहती है कितना कितना है, तो वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ भी है, तो आप इसका कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कोई प्रॉब्लम हो यहाँ तक के कंसेप्ट में तो आप प्लीज़ अपने कमेंट्स में आप बता सकते हैं, ताकि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।